नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर एक बार आपके साथ हैं मार्गदर्शन के एक नए एपिसोड के साथ, जहां मणिकांत सर देंगे आपके यूपीएससी की तैयारी से जुड़े सभी सवालों का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आप ही के सवाल के साथ आज का पहला एपिसोड। सर, पहला क्वेश्चन है, प्रणाम सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, सर, आई हैव स्टडीड फ्रॉम यू ऑनलाइन व्हेन यू वर टीचिंग इन सम अदर इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग 2021-23. So, should I need to update the material and notes for history and kindly give the idea for 2026 prelims and mains exam so that I can pass because I have only one more attempt left? Okay. Is the question in English or Hindi? Question English में ही पूरा. Okay. So my students, it means you are coming from English medium. You need to be replied in English medium, but my most of the audience here is Hindi. Actually, so far the question of updation is concerned, there is no limit to updation. I can never suggest you not to update. You are having the right to update everything because history is not an static subject as it is supposed to be. It is a very dynamic subject. Suppose some new books comes, some new events is taking place. For example, in culture, you can very well understand in culture. Recently, there is a site, cultural site, that is Dhamek Astupa. Or you can say that is any specific architecture that is in the limelight. That can be the part of the question. That area can be the part of the question. मतलब जब भी आप कोई नई चीजें होती हैं तो उसको क्वेश्चन का पार्ट बना देते हैं हिस्ट्री में भी. अब कैन यू बिलीव दैट कि whenever there was the statue of Ramanujam was just erected in Tamil Nadu, on that day they have asked about the philosophy of Ramanujam, and even in prelims they have placed a question on Ramanujam. So आप उसको ऐड करते रहिए. वैसे मैंने तो फंडामेंटल काम आपको करवा ही दिया है, बट सप्लीमेंट्री वर्क यू कैन डू. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाउसवाइफ यही कहती हैं, प्रणाम सर, मेरा नाम सपना है, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपसे इन्होंने पढ़ा था कभी. अच्छा. स्टूडेंट हूँ. मैंने हिस्ट्री की क्लासेस आपसे की थी. प्रिपरेशन के 3 साल हो गए हैं. 2024 में मैंने पीटी दिया जो क्वालिफाई नहीं हुआ. मैं ईस्टर्न यूपी से हूँ. मैंने ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स लिया था. अब मेरा कोर्स एक्सपायर हो गया है. मैं होम मेकर हूँ. मैरिड लाइफ के साथ घर से प्रिपरेशन में मुझे बहुत परेशानी हुई. 3 सालों में मुझे सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आया. जब जब एग्ज़ाम देने की बारी आई, हेल्थ ख़राब हो जाती है. कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से जब जब एग्ज़ाम देने की बारी आई, मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से. पिछले 3 महीनों से मैंने अपने नोट्स छुए तक नहीं हैं. मेरा सेल्फ मोटिवेशन अंदर से ख़त्म हो रहा है. मन नहीं लगता, अब पता नहीं क्यों. मेरी एज भी 26 हो गई है. क्या मुझे एक बार फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लिए हैं. ऐसे में रिवीजन कैसे करूं? और हिंदी मीडियम के लिए आपकी करंट अफेयर की क्लास सफिशिएंट रहेगी या कहीं और से भी पढ़ना पड़ेगा? सपना. यस, सपना. यस. सपना, मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी. आप एक हाउस वाइफ होते हुए इतना बड़ा अटेम्प्ट ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. और मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज ये है कि हिस्ट्री जब आपने मुझसे किया है तो फिर कॉन्फिडेंस आने का कोई सवाल, ना आने का कोई सवाल नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि आपने शायद कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं की होगी. ऑनलाइन में आप थी, इसका मतलब है कंसिस्टेंट नहीं रही होंगी. किसी भी कारण से आपकी अपनी मजबूरी रही होगी. मैं आपसे सिंपैथाइज करता हूं. आपने अपना एज 26 ईयर बताया, कोई ज़्यादा नहीं है. ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि 26 ईयर्स आपका टाइम निकल गया. अगर आप अपने आप को बिल्ड कर सकती हैं, फैमिली का सपोर्ट है, आपने कहा जैसा आप मैरिड हैं, हस्बैंड का सपोर्ट है और अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली का सपोर्ट है, आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए. आप दो में से एक काम करिए. या तो तैयारी करिए तो पूरे लगन के साथ करिए, बिकॉज यूपीएससी हाफ हार्टेड सिलेक्शन नहीं हो सकता है. या फिर इस फील्ड को छोड़ दीजिए. ये बीच का जो रास्ता है ना, वो आपको बहुत कष्ट देगा.
या तो आप अपने दिमाग को डिसएंगेज कर लीजिए इस एग्जामिनेशन से, या फिर आप टोटल डेडिकेशन के साथ पढ़िए। यूपीएससी एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, यही तो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। ये इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम है। हम्म, अब आप ये मत समझिए कि मैं आपको डरा रहा हूँ, रियलिटी है। एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज तो आपको चाहिए होगा। अब आपने कहा करेंट अफेयर की बात, तो मैं आपको बताऊं कि करेंट अफेयर इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं आप और करेंगी तो आपको फिर वही इंफॉर्मेशन से मिलेगा। हम्म, आप करेंट अफेयर से अगर केवल मेरे प्रोग्राम मंथन से आप अगर जुड़ी रहेंगी तो आपको करेंट अफेयर करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। इसी एक कोर्स बल्कि में कंप्लीट। मैं आपको इतना तक भी एश्योर कर सकता हूं कि आपका 50% जनरल स्टडीज का काम उसी से हो जाए। करंट अफेयर में क्या है, अरे मेनली तो आप देखते हो जैसे आपका इकोनॉमी का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, सिक्योरिटी का पार्ट है, सोसाइटी एंड जस्टिस का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। तो ये सारे पार्ट में तो अधिकांश आपके करंट के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर से तो आपको सारा नीड फुलफिल हो जाना है। उसके अलावा आपको वीकली बेसिस पर प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी बहुत सारे ट्राई करने का मौका मिलेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई जरूरत रह जाए। थैंक यू सर, आप उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अगला क्वेश्चन है सर, नमस्कार सर, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास आपके यहाँ से चल रही है। अभी मैंने जीएस की क्लासेस नहीं ली हैं और मेरा अटेम्प्ट 2028 में है। आई वॉज आस्किंग दैट वॉज देयर नीड टू ज्वाइन कोचिंग फॉर जीएस और सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? एंड ऑल्सो आई फाउंड प्रॉब्लम इन कोचिंग दैट एवरी अदर कोचिंग टॉट इन डिसजंक्चर्ड मैनर, सो व्हाट कैन आई डू इस केस में? दिस इज क्वेश्चन इज इंग्लिश और हिंदी? सर मिक्स है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। देखो, आपने हिस्ट्री मेरे यहाँ किया होगा, कर रहे हो। आपने हिस्ट्री में मेरा पैटर्न देखा होगा कि हम उसको इंटीग्रेट करके ले चलते हैं। इंटीग्रेट करके टॉपिक टू टॉपिक को मैं क्यों लेकर चलना चाहूंगा, इसकी मैं वजह बताता हूं। क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है, अंडरस्टैंडिंग की समझ आकी जाती है। और अंडरस्टैंडिंग कभी भी टॉपिक को आप अलग अलग करके पढ़ोगे तो नहीं बन पाता है। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, आपने हिस्ट्री कहीं आपने ऑप्शनल का क्लास किया, उसी तरीके से जैसे आप मान लीजिए पॉलिटी का करते हो, इकोनॉमी का करते हो, तो आपको कई कई टॉपिक्स को जोड़ के वो पूछते हैं, ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को। तो अगर उन टॉपिक के बीच का कोरिलेशनशिप अगर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। और मुझे कई बार आश्चर्य लगता है, आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग हो, आप खुद क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए। क्या आप जो मार्केट में जो स्टडीज कर रहे हैं उससे आपके इस करंट के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, करंट नहीं सॉरी, आपका कोई भी जैसे इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आपको उससे आपको सॉल्व नहीं होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप खुद से करिए या कहीं और करिए। अगर खुद से आप जोड़ कर सकते हो, जैसे आप हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल मुझसे कर रहे हो, आप बाकी सब्जेक्ट में वो एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो कि खुद से आप लिंक कर लो, तो खुद से कर लीजिए। मतलब आपने उनको तरीका सिखा दिया है कि कैसे टूटी फूटी पढ़ाई नहीं, इंटीग्रेटेड पढ़ाई की मैं जाए। इतना मेरा विश्वास है, मुझे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर विश्वास है कि जिन्होंने हिस्ट्री मुझसे किया है या जनरल स्टडीज में मुझसे कर रहे हैं या मुझसे पहले किया होगा, या फिर मेरे टीम ऑफ टीचर्स को भी तो मैंने इसी पैटर्न पर डेवलप किया है। क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट में साफ स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप मेंटोर हो, आप टीचर हैं, हमने एक ही रिक्वेस्ट आपसे, स्टूडेंट्स के लार्जर इंटरेस्ट में है कि उसको इंटीग्रेटेड पढ़ाई। आप अगर अलग अलग पढ़ाएंगे तो बच्चा परेशान होगा, वो तो हर जगह चल रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे नहीं। तो आप वही करिए। और उसमें अगर मैं 100% करता हूं तो बाकी मेरे जो टीम मेंबर्स हैं 80% 85% तक कर ही लेते हैं। हाँ, ये है सर, ये रिव्यू में मिलता भी है कि मतलब इकलौता हमारा इंस्टीट्यूट है जो डिसजंक्चर्ड पढ़ाई नहीं, एक इंटीग्रेटेड पढ़ाई पढ़ाता है। मैं कोई प्रोपेगेंडा के लिए बता रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ कि आप खुद आके बैठिए, खुद देखिए, और कहीं भी आप पहले आजमा लीजिए फिर एडमिशन लीजिए। हम आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप आंख मूंद के करिए, हाँ, लेकिन आप कहीं भी ज्वाइन करिए, हमारे यहाँ ज्वाइन करिए, अदर ज्वाइन करिए, खुद से करिए। क्वेश्चन बैंक को आप फॉलो करिए, क्वेश्चन बैंक और सिलेबस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स में देखता हूँ कई बार, मैं वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू कि मुझे भी कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि पता नहीं
इतने सारे जो प्रयास हैं उसको मैं रिजल्ट में कितने ट्रांसलेट कर पाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री में तो कर ही रहा हूं, तो जनरल स्टडीज में भी भरोसा है। तो एक्चुअली मैं इस बेसिस पर कह रहा हूं आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग को क्वेश्चन के बारे में पता नहीं रहता है, उनको ये पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन का नेचर क्या होता है। ज्यादातर बच्चे तैयारी के टाइम पर मतलब कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं सीरियस एस्पिरेंट जो सच में क्वेश्चन बैंक पलट के देखते हैं। उन्हें बस ये रहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, हमें घोल के पिला दिया जाएगा और हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली ये पता नहीं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे यहाँ ऑप्शनल जनरल स्टडीज कर रहे हैं, वो सुन रहे होंगे, वो मैं उनको इंगित कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि अगर मैं क्लास में मैं खुद क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, मैं खुद अपनी तरफ से आंसर करता हूँ, उन लोगों की तरफ से शायद ही कोई क्वेश्चन का डिमांड आता है। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो लोग बिल्कुल नहीं रोकेंगे, और यही बाकी इंस्टीट्यूट में लोग करते हैं। थोड़ा स्टूडेंट्स को अपनी तरफ दम लगाना रोकना पड़ेगा। चाहिए, उनको टीचर स्टूडेंट्स का ये राइट बनता है कि टीचर को चेक करें। वो बेसिकली होना चाहिए ये कि आप जो पढ़ रहे हो उसको क्वेश्चन बैंक से आप मिलाइए। आपके कंटेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप टीचर से इंक्वायर करिए कि भाई इससे तो हमारा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो मैं एग्जाम कैसे पास करूंगा। अब पूरी की पूरी कोचिंग हो जाती है। मेरे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि 2-2 साल कहीं और क्लास कर चुके हैं। अच्छा। और आफ्टर 2 इयर्स उनको पता ही नहीं चल पाया कि हमने जो पढ़ा वो हमारे यूज में ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, पढ़ाई ये नहीं होना चाहिए। ना तो ये शिक्षक धर्म कहता है, ना छात्र धर्म कहता है। तो छात्र को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। निभाना चाहिए। को क्लास घर वाले बहुत मुश्किल से पैसे देते हैं, पिताजी की उम्मीद होती है, पेरेंट्स की, फैमिली की, रिलेशंस की, सबकी उम्मीदें लग जाती है। मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को कि एक बार जब यूपीएससी के एग्जाम में लोग आते हैं, कितनी उम्मीदें कितने लोगों की जुड़ी हुई रहती है। तो अब तक वो सब फेलियर और सक्सेस तो सबको नहीं मिलने वाला, ये भी तय है। लेकिन इतना तय है कि सबको अगर ईमानदारी से अगर किसी ने पढ़ाई की है तो वो जीवन में बैठा नहीं रहे। ये भी मेरा विश्वास है। छात्र धर्म सही से निभाइए, जीवन आपका अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे यूपीएससी नहीं तो कहीं ना कहीं और जरूर। बिल्कुल। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है। सर मुझे डेट याद नहीं रहता और एग्जाम में ऑप्शन देखकर कॉन्सेप्ट में भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखिए, मैं एक बात पूछता हूँ, आप अगर ऑप्शन देखकर कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाती हैं, ये बात तो मेरी समझ में आती है। डेट्स याद नहीं रहता, ये मेरी समझ में नहीं आती है। डेट्स की जरूरत आपको कहां पड़ जाती है? मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा या मेन एग्जामिनेशन में एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें डेट्स की जरूरत पड़ती हो। अब सीक्वेंस बस ये पूछ लेते कि कौन सा इवेंट किसके बाद हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एग्जैक्टली पूछ के बताया कि कौन सा डेट्स को ये इवेंट हुआ। नहीं, और उसमें इतना स्पेस होता है कि आप सीक्वेंस को समझ सके। तो सीक्वेंस याद रखने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब किस तारीख को हुआ, किस इवेंट्स को हुआ, ऐसा तो नहीं पूछते। अब मतलब अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट हो तो आप डेट्स की चीजें भी कर लेंगे। अब मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को, देखिए, एक रियल लाइफ का है और ये रियल लाइफ का है मेरा एक मैं इसको लतीफे की तरफ बोलता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स, ये लतीफा नहीं, ये रियल लाइफ की चीज है। एक बार, ये बहुत पहले की बात है, मेरा एक स्टूडेंट था, संभवतः 1991 वगैरह की बात रही होगी। ब्रिटिश एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जॉन मेजर, जिसको रिटायर हुए भी अब 25 ईयर्स से ज्यादा हो गया। तो जॉन मेजर ने ओथ टेकिंग की थी, शपथ ग्रहण किया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो 91 में कोई यूपीपीसीएस का एग्जाम देने मेरा स्टूडेंट गया था। उसमें यूपीपीसीएस उसमें बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता था। अच्छा। तो उसमें क्वेश्चन पूछा कि जॉन मेजर ने शपथ ग्रहण कब किया, किस तारीख को, और तारीख के साथ। अच्छा। डेट्स। सारे बच्चे मार खा गए, क्योंकि अब अगर कोई यह पूछे कि भाई मोदी जी ने कब शपथ ग्रहण की, किस डेट को, तो किसी को याद नहीं रहेंगे। और याद रखने की जरूरत भी क्या है, दिमाग में ऐसा जंग क्यों रखा जाए। दिमाग में रखने के लिए तो बहुत सारे क्रिएटिव चीजें होती है। तो लेकिन एक मेरा स्टूडेंट था, उसने सॉल्व कर दिया एग्जैक्ट। अच्छा। अब चारों तरफ से बच्चों ने उसे घेर लिया, उसको मजाक करने लगे कि यार तूने तो हद कर दिया। वो भी थोड़ा शर्मा भी रहा था, जैसे लगता हो कोई अपराध कर दिया हो। उसके बाद बच्चों ने हमें कहा कि सर ये तो हद हो गई, इसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि जॉन मेजर ने शपथ ग्रहण कब किया। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बात बताओ, तुमने उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, कहीं तुक्का लगा दिया?
तो फिर बोला कि नहीं सर तुक्का नहीं लगाया। तो मुझे और आश्चर्य हुआ, इफ तुमने अगर उसको उसमें उसमें अगर हम्म इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इन व्हाट वे यू हैव डिटेक्टेड इट। हम्म तो बहुत शर्माते हुए बोला कि मैंने सोचना शुरू किया कि मेरी भाभी पटना कब गई। अब मैंने कहा कि जॉन मेजर के शपथ ग्रहण करने और तुम्हारी भाभी को पटना जाने, इन दोनों में कोई कोरिलेशन है क्या? तो बोला कि सर एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं भाभी को पटना छोड़ने गया था, अच्छा। क्योंकि मेरे भैया ने कॉल किया था कि भाभी को पटना छोड़ना है, तो मैं यहाँ से स्पेशल गया था उसके लिए, हम्म घर गया था। तो मैंने डेट याद किया किस तारीख को घर गया था, हम्म फिर किस तारीख को भाभी को छोड़ने गया था, क्योंकि मैं फिर वहां से फिर लौट के आया, तो रिजर्वेशन उसी डेट से कराया हुआ था, हम्म तो मुझे एक एक डेट याद था। और भाभी को जब मैं पटना में छोड़ने जिस दिन गया था, तो उन्हीं के ड्राइंग रूम में बैठकर हम्म इवनिंग में हम स्नैक्स खा रहे थे, हम्म। उनके पिताजी से बात कर रहे थे, सामने टीवी खुला हुआ था और जॉन मेजर शपथ ग्रहण कर। तो हमने कहा कि वाह, बहुत अच्छा फॉर्मूला लगाया तुमने। तो देखिए इसमें बात ये होती है हम्म कि आपको कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये एक मिथ्या धारणा है कि हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो हम्म कॉन्सेप्ट है नहीं। आपका कॉन्सेप्ट उलझा हुआ है, आप इसको रियलाइज करिए, ढंग से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कंफ्यूजन नहीं। कभी नहीं हुआ। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं, प्रीलिम्स में एक टॉपर ने बड़ी अच्छी बात कही। आजकल जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, हम्म मैं इस बात के लिए उसको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता कि उसने बच्चे को बहुत अच्छा कन्वे किया। कहा देखिए 25% क्वेश्चन हम जानते हैं, 25% क्वेश्चन हम नहीं जानते, सिर्फ 50% क्वेश्चन हम जानते भी और नहीं भी जानते। अच्छा। तो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। जानने और न जानने के बीच की खाई जो होती है ना, एग्जैक्टली आप जिस समय पेन उठाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा सी आंसर होना चाहिए। उसी में अगर जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खराब हो तो वो बी की तरफ चला जाएगा, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके 6-7 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, आपके 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, वो रेस में आ जाएगा, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। प्लीज वो इतना ही का खेल है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए होता है, तो आप उसके लिए फिर दोबारा प्रयास करिए। थैंक यू सर। सर, how can I prepare ancient history for optional? It is very hard for me. Please guide me. देखिए कुछ भी हार्ड नहीं, अगर उसको देखिए, हर चीज करने का तरीका होता है। आपको पता होगा कि कहते थे कि द्रोणाचार्य का चक्र भी कोई नहीं तोड़ सकता, कहते थे। लेकिन अर्जुन को इसका ज्ञान था, वो तोड़ देता था। एंशिएंट हिस्ट्री तो देखो आपका कल्चर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं पूछता हूँ, मेरी जो वो पिछले साल जो नौशीन जो 9th रैंक पर थी, मैंने उसे पूछा कि तुमको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसने कहा कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री अच्छा लगता है। अच्छा। हालांकि अगर मेरी बात पूछिए तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को एंशिएंट हिस्ट्री अच्छी भी लगती है। देखो, आप अगर इवोल्यूशन से पढ़ोगे कि भाई कैसी पत्थर तोड़ते हुए इंसान से, जब आप 12th सेंचुरी तक आते हो, अर्ली मेडिवल एज तक, तो कैसी हंटर गैदरर, शिकारी और खाद्य संग्रह, कृषक बना। जब कृषक बना तो कैसी डिफरेंट मेटल्स का यूज हुआ, कॉपर का यूज हुआ, कॉपर के बाद आयरन फेज आया, तो प्रोडक्शन सरप्लस बढ़ा, प्रोडक्शन सरप्लस बढ़ा, ट्रेड मल्टीप्लाई किया, सिविलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन हुआ, मनी इकोनॉमी डेवलप की। फिर वहां से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो लैंड ग्रांट शुरू हुआ, तो फ्यूडलाइजेशन हुआ, फिर स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आप उसको अगर फैक्ट्स के रूप में देखोगे तो कष्ट देगा, अगर इवोल्यूशन के रूप में देखोगे तो फैक्ट नहीं, तो कष्ट नहीं होगा। कभी आप हमारा एंशिएंट का देखो तरीका, आप इंजॉय करोगे एंशिएंट हिस्ट्री को। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार सर की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास का डेमो लेके देखें, आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी कि किस अप्रोच के साथ इसको पढ़ना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी लगातार 3 साल से प्री नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए? प्री में अटकने का प्रॉब्लम बेसिकली। देखिए एक्चुअली है क्या कि मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रीलिम्स के लिए केवल फेल नहीं करते हैं, हमको मेंस की अगर बहुत माकूल तैयारी नहीं होती तो भी हम प्रीलिम्स को फेल कर जाते हैं। तो पहले आप यह पता करिए कि क्या आपकी मेंस की तैयारी हुई पड़ी है,
अगर मेंस की तैयारी नहीं हुई पड़ी है तो मेंस की तैयारी करते हुए फिर प्रीलिम्स की तैयारी में आप आइए, वो आपको ज़्यादा यूजफुल रहे। थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन है, सर आई वांट टू नो सर आई वांट टू नो दैट is it good enough to tackle the different demands of any question like in format of mentioning points in bullet form, or better to write in paragraph form? Because in market I found most suggestion about bullet form except your institution, so which one should I go for strategically? Actually, if you are just asking me the question in English medium student, English medium. my students, whether your question is in bullet form or you can say in paragraph form, it will be decided by the nature of the question. Okay. If the question is going to be analytical, then to present it in bullet form is self-defeating. Okay. Because you can never do analysis on the basis of the bullet point. First of all, you have to start the question. Then you have to take the stand on the question, because some question, if that is argumentative in nature, how can you write in bullet form? And bullet form writing is unscientific till there is, if you have to present the facts and informations. In bullet form, you can say present informations, but you cannot do analysis. And question is analytical, then you have to write in short paragraph, or in general studies even in form of the point, but at least you are supposed to write in 2 sentences, 3 sentences, 1 sentence. It does not mean that you will just simply give the bullet point. Yes, take stand on your argument. I'm just asking, I'm giving you some examples. Suppose you'll find a question, considering the weakness of, considering the irresponsibility of the executive and weakness of legislative chamber, judiciary is the only means for ensuring good governance in India. Critically examine the statement. जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसकी इरेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंतरदायित्वहीनता को देखते हुए, और जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी कमजोरी को देखते हुए, आज जो न्यायपालिका है वही बेहतर गवर्नेंस स्थापित करने का साधन रह गया है, इस पर इसका आप आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका एक व्यू नहीं होगा। थोड़ी आप न्यायपालिका की तारीफ कर दीजिए, लेकिन आपको इससे डिफर करके बताना पड़ेगा कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कभी पोजीशन नहीं ले सकता, बिकॉज जजेज आर नॉट द इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पर एनालिसिस हो गया, अब कैसे बुलेट पॉइंट पे इसको हम प्रेजेंट करें? डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर प्रशांत? यस सर, डू यू अंडरस्टैंड माय कंपल्सन? हाँ मैं समझ रहा हूँ सर इसका। और क्या होता है कि मार्केट में एब्सोल्युटली कोई क्यों बोलते हैं बुलेट पॉइंट? यार बोले कि क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को समझे, हाँ जहाँ इंफॉर्मेशन है वहाँ बुलेट पॉइंट में लिखते चलिए, फिर रुक के थोड़ा एनालाइज कर दीजिए। अब 2 पार्ट में क्वेश्चन है, तो फर्स्ट पार्ट में थोड़ा लिखने के बाद तो पॉइंट आप दे सकते हैं। क्वेश्चन का डिमांड है। वैसे मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स जीएस में पॉइंट में लिखे, ऑप्शनल में हम पसंद करते हैं शॉर्ट पैराग्राफ में लिखो, क्योंकि ऑप्शनल में क्वेश्चन ज़्यादा एनालिटिकल होता है। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट से भी ये किया हूँ। अब पिछले साल वो 304 मार्क्स हिस्ट्री में था उसका, अभिनव का। अभिनव ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट टाइम वो पॉइंट में लिखा था, सेकेंड टाइम एनालिसिस करके लिखा था, तो ज़्यादा मार्क्स आया था उसको। तो हम सारे स्टूडेंट से देखो, हम भी तो कोई ऐसा नहीं है कि ना ब्रह्मा है, ना हमको यूपीएससी के अंदर के इनसाइडर्स व्यू पता है। हम अपने स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट से पूछते हैं, उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं, उनके राइटिंग के पूछते हैं, तुमने कैसे लिखा, उसके बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि भाई पॉइंट्स में आप जीएस में लिखिए, लेकिन ऑप्शनल में आपको शॉर्ट पैराग्राफ में ही बना के लिखना चाहिए। ऑप्शनल में नंबर भी खींचने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और क्वेश्चन में बुलेट पॉइंट शब्द का तो यूज मत ही करिए। बुलेट पॉइंट एकदम हो गया जहां डेटा देना हो, आंकड़ा देना हो, और क्वेश्चन एनालिटिकल हो तो आंकड़ा तो नहीं दिया। आर्गुमेंट्स के लेकर चीजें दे सकते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कर सकते। नहीं, अब सजेशन का क्या कहेंगे? आप नोट्स देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट का बुलेट पॉइंट में, और बुलेट पॉइंट में मैं देखता हूँ तो मेरे आई जो है रिएक्ट करने लगते हैं। क्योंकि देखो, अब बुलेट पॉइंट अगर देखिए, अब हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, तो मैं बुलेट पॉइंट खुद से बना सकता हूँ अपने लिए, लेकिन कोई हमें बुलेट पॉइंट बना के देखा तो हमें याद नहीं रहा।
You understand my point हाँ or सर not? समझ गया। आप भी स्टूडेंट रहे हो, हाँ मैंने हो भी, हाँ अभी भी हूँ। आप समझ रहे हो? जी सर। आपको मैं 20 पॉइंट बुलेट बना के देता हूँ, आप एक बार 20 पॉइंट्स को याद आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। व्हाट इज द वे, आप रिलेशनशिप कैसे जोड़ोगे। हम स्ट्रक्चर से रिलेशनशिप अपने दिमाग में बनाते हैं, और तब जब हम लिखने लगेंगे तो हम अपने लिए पॉइंट बना सकते आराम से। कोई दूसरा हमें पॉइंट देगा, वो हमें कैसे याद रहेगा। वो तो उसके दिमाग का स्ट्रक्चर था। भाई मेरे, आप स्टूडेंट्स हो, आप खुद देखो, हाथ कगन को आरसी क्या, मैं तो हम तुमको खुद बता रहे हैं कि हम वैसे नहीं पता करते हैं, हम पहले अपने आप को स्थगित कर लेते हैं कि आई एम नॉट मणिकांत सिंह, आई एम ए स्टूडेंट। हम तुम्हारे अंदर प्रवेश करते हैं और तब एक स्टूडेंट के रूप में सोचते हैं कि ये बच्चा याद कैसे रखे, और तब तुमको रिकमेंड करते हैं। समझ गए सर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, दोपहर में पूछा होगा शायद से, या फिर दोपहर के लिए पूछा होगा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा सवाल आपसे है, मैं हाउसवाइफ हूँ और 2 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाई नहीं हुई है। प्लीज़ सर एक सेक्शन स्टार्टिंग से एंड पे बना दो। मैं आपकी बुकलेट से ही तैयारी कर रही हूँ, पहले आपके क्लास नोट्स पढ़े, फिर आपके द्वारा लिखे गए हैंड नोट्स पढ़ रही हूँ। तो क्या मेरा ये तरीका सही है? नहीं, समझा नहीं इनका क्वेश्चन, लास्ट में क्या लिखा है इन्होंने पूछा है कि मैं आपकी बुकलेट से ही तैयारी कर रही हूँ, आपके क्लास नोट्स पढ़े हैं और आपके द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ रही हूँ। तो क्या मेरा तरीका सही है? ये हाउसवाइफ हैं और इनका लग रहा है कि हाँ ठीक है, बार बार पढ़ने के बाद भी इनको क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। आप अगर मेरा मटेरियल पढ़ रही हैं तो पहले सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए। अच्छा, स्ट्रक्चर जहां आपका बनेगा क्लैरिटी आ जाए, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्लैरिटी नहीं। स्ट्रक्चर उनके अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके सर। सर अगला ये आखिरी सवाल है आज का हमारा, 2026 के प्रीलिम्स के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करें? सिलेबस कंप्लीट है मगर समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करें, कोई स्ट्रैटेजी बताइए। एंड मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि आंसर लिखने का साहस नहीं हो रहा है। जब आपकी तैयारी हुई पड़ी है तो आंसर लिखने का साहस क्यों नहीं हो रहा, और जब आप तैयारी कर रहे थे तो साथ साथ आंसर क्यों नहीं लिख रहे थे? मैं स्टूडेंट्स, यही तो मैं कहता हूं, यही तो सबसे बड़ी इस मार्केट की विडंबना है। आप तैयारी का मतलब ये है कि जिस समय हम किसी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हो तो साथ ही साथ पहले क्वेश्चन बैंक को पढ़ते चले, क्वेश्चंस को देखते चले, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट टू आंसर द राइट, वी हैव टू कैरी द आंसर राइटिंग अलोंग विद द प्रिपरेशन। अगर आपका आंसर राइटिंग से डिवाइड अगर आपका प्रिपरेशन रहा तो फिर बाद में जब आप पूरा का पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो फिर कोर्स का तो तब तक तो आंसर राइटिंग की जब बारी आएगी तो आपको कुछ याद ही नहीं रहे। बेसिकली सारे कुछ दोबारा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, सब दोबारा ही पढ़ना है। फिर आपको दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, मैं वेरी ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा। कि दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और आप लोग जुड़िए, आप लोग को मैं जितने भी इस तरह की क्वेरीज हैं मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि मेरा भी यही मोटो है कि भाई स्टूडेंट्स को बी अ थिंकिंग क्रिएचर, और कम से कम मार्केट में पैराडाइम शिफ्टिंग जैसा। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथर इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर।